Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back in the video lectures of Defense Services Academy शाहपुर। और जैसे हमने प्रीवियस 7-8 वीडियो लेक्चर में वर्क, एनर्जी, पावर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका हमें क्लास 11th और 12 में काम आने वाला है, उन कॉन्सेप्ट को हमने कुछ रिवीजन कर ली है ना। अब नया टॉपिक शुरू करना था, पर मैंने सोचा नया टॉपिक शुरू करने के पहले कि वर्क, पावर, एनर्जी जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए जाए, क्योंकि बच्चों को स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बड़ा डर लगता है। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारे अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए एक दो वीडियो लेक्चर के ऊपर में हम थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 1। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपके पास भी सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एन ऑब्जेक्ट विथ 100 न्यूटन वेट्स इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है बोलता है जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन। अब मैंने आपको बता चुका हूँ वेट भी एक फोर्स ही होता है। वेट मतलब क्या होता है, वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। mg को ही हम बोलते हैं किसी बॉडी का वेट। सिर्फ m रहा मतलब उस बॉडी का मास, जब हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें वेट मिलता है, और वेट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज न्यूटन। सो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट विथ 100 न्यूटन वेट्स इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर के हाइट में हमने उसको रेज कर दिया। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट दैट हाइट। अभी जस्ट प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़े थे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी कब गेन करती है, जब हम उसको किसी पर्टिकुलर सरफेस से सर्टन हाइट पर उसका डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। तो एनर्जी इज गेन बाय द बॉडी एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जब भी हम किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर सरफेस से सर्टन हाइट h तक, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बॉडी। सो हमें वही पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट दैट हाइट। आल्सो फाइंड द न्यू पोटेंशियल एनर्जी, और नई पोटेंशियल एनर्जी निकालो बोलता है, कब, उसकी कंडीशंस दिए। इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, अगर सेम ऑब्जेक्ट को हमने हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, मतलब पहले 15 मीटर के हाइट पर हम रेज कर रहे थे, अभी हाफ मतलब 7.5 मीटर पे करना है। सेकेंड क्या कंडीशन दी है, इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। पहली ओरिजिनल हाइट कितनी है हमारी, 15 मीटर। अगर उसके 3 टाइम्स हाइट पर हम उस ऑब्जेक्ट को रेज करते हैं तो नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। मतलब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, जो हाइट है वही फैक्टर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें नई पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है मेरे क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। देखिए क्या बोल रहा है, वेट दिया है, वेट मतलब ही होता है mg, मतलब mg की वैल्यू दी है 100 न्यूटन, और उसके बाद हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें, कितना है 15 मीटर, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना। जब हम पहली बार ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा रहे टू अ सर्टेन हाइट h, दैट इज 15 मीटर। तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, mgh। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट केस, जब हमारी हाइट कितनी है 15 मीटर, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, mgh, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो बोल रहा है। जनरली हम 9.8 लेते, मगर जनरली अप्रोक्सीमेटली हम 10 ही यूज करते। तो क्वेश्चन में अगर 9.8 लो बोलता तो 9.8 लेना था।
बट अभी क्वेश्चन में ही मैं बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, तो हम 10 ले लेंगे। तो mg मतलब उसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 100 इंटू h कितनी है, हाइट कितनी है हमारी फर्स्ट टाइम है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर, सो 100 इंटू 15 है ना। mg की भी वैल्यू हमें SI में ही दी है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हाइट 15 मीटर वो भी हमें SI यूनिट में ही दिया है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों यहाँ पर आ जाएंगी 100 इंटू 15 दैट इज 1500 जूल, बराबर है। तो ये था हमारा ये पहला जो पार्ट दिया है क्वेश्चन में, इसका आंसर हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट 100 न्यूटन है उसको 15 मीटर के हाइट पर रेस करेंगे, सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय दैट बॉडी एट दैट हाइट, दैट इज 1500 जूल। ओके, चलो इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसके पार्ट ए और पार्ट बी को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके फटाफट उसको नोट डाउन करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या कंडीशन है बच्चों, इफ h इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब इफ h इक्वल टू कितना है जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 मीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, अगेन सेम फॉर्मूला mgh, तो पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू mg इज इक्वल टू 100 इंटू 7.5, सिंपल कैलकुलेशन है। 75 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 750, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी इज रेज्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, देन पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉडी इज 750 जूल। तो पहले वक्त हमारा 1500 जूल आ रहा था, अब उसका हाफ हो रहा है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट को हाफ कर दिया, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएंगी, हाफ। थर्ड जो हमारा पार्ट बी है, इसमें क्या पूछा है, इफ द सेम ऑब्जेक्ट रेज टू द 3 टाइम्स, अब क्या करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट को 3 टाइम्स, हाइट को 3 टाइम्स करना है, तो हमारे जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 3 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। चलो इसको सेकेंड पार्ट को भी नोट डाउन कर लो, सॉरी ये पार्ट ए था हमारा। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में बच्चों हमें बोला है कि इफ हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल थी 15 मीटर, तो अभी नई कितनी हो जाएंगी 45 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन सेम फॉर्मूला mgh, mg is equal to 100 into 45 that is 45. So multiplying 100 by 45 we will get the answer 4500 Newton. This is the part B. अगर हम 3 टाइम्स हाइट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी जो ओरिजिनल थी उसके 3 टाइम्स होगी। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए फिर से। An object of mass small m and velocity is v has kinetic energy 200 जूल। क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बोल रहा है 200 जूल। फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल एंड वेलोसिटी स्टिल रिमेन्स द सेम। क्या पूछा है कंडीशन, अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम डबल कर देते हैं और वेलोसिटी जो थी पहले उसी वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर गिरेगा। तो हमने जब काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़े थे। इफ फाइनल वेलोसिटी अगर हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं है, रेस्ट में इनिशियली बॉडी, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा हाफ mv²। और हमने वहां पे डिस्कस किए थे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। तो इसमें स्पीड तो वैरी नहीं हो रही है बट मास वैरी हो रहा है। तो इनिशियली मास m था, वेलोसिटी v थी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 200। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे।
ये Ke1 है हमारी पहली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कितनी थी 200 जूल और मास m था, वेलोसिटी v थी, सही है। अब सेकेंड में कंडीशन ये पूछा, बोला है कि नई काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल। सो हम Ke2 यानी क्या लिख सकते हैं, Ke2 इज इक्वल टू हाफ, मास के जगह क्या लिखेंगे, पहले m था तो अभी कितना हो गया ट्वाइस m, सही है, इनटू v स्क्वायर, वेलोसिटी तो सेम वही है हमारी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये 2 को आगे ले लो और अंदर क्या बचेगा 1/2 m v स्क्वायर, बराबर है। और हमें 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 200 जूल क्वेश्चन में दी थी। जब मास m है वेलोसिटी v है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 200 जूल थी। अब हमें वही चीज बोला था बट मास को करना था डबल, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 into 200 दैट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 400 जूल। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि अगर मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। तो उस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पे मास को डबल कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो इनिशियली 200 थी अभी कितनी हो गई है 400 जूल, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्या बोला है बच्चों अभी यहाँ पर, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg of water to store in a tank of height 1500 centimeter in 20 second। अब इस न्यूमेरिकल में हमें पूछा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पावर पूछा है। तो पावर का हमने जनरल फॉर्मूला बच्चों पढ़ चुके हैं, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो अगर हमें वर्क डन हम कैलकुलेट कर सके और टाइम भी दिया है हमें 20 सेकेंड, तो पावर की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब वर्क डन मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमें 800 kg का वाटर स्टोर करना है एट अ हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, 1500 सेंटीमीटर मतलब 15 मीटर की हाइट है हमें, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 1500 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं चीज़ों को। हम क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, मास दिया है वाटर का 1800 kg, सही है। हाइट दी है जहाँ पर हमें वाटर को रेस करना है दैट इज 1500 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन एज 15 मीटर, एंड टाइम दिया है बच्चों 20 सेकेंड। ओके, इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर। अब जैसे मैंने अभी पावर का आपको फॉर्मूला बताया, पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम, और हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर सर्टन हाइट h पर उठाते अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। हमने जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तो बच्चों वहां पर ये वाटर टैंक वाला भी एग्जांपल लिया था कि वाटर को लिफ्ट करके हम टैंक में ले जाते, तो जो वाटर टैंक में स्टोर हो जाता है उसके पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, उस वाटर को, उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके उस वाटर के पास स्टोर्ड होगी इन अ टैंक। तो क्या हम इस वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, दैट इज mgh अपॉन टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं। सो सिंपली वर्क डन इज नथिंग बट हियर पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा।
समझ में आया? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, बट कॉन्सेप्ट को आपको सही से समझना है यहाँ पर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन is nothing but equivalent to here potential energy, and potential energy is equal to mgh upon t। अगेन g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो m कितना है बच्चों? मास ऑफ वाटर दैट इज 1800। सो पावर इज इक्वल टू, मास है हमारा 1800 बोल रहा हूँ, 800 इंटू जी है 10, हाइट कितनी है 15, डिवाइडेड बाय टाइम है 20 सेकेंड। सो क्या हो जाएगा? इस 10 से 20 को कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा, 2 से ये 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। सो 4 इंटू 15 कितना हो जाता है? 60 इंटू ये 2 जीरो भी है, मतलब 6000 वैट का पावर कंज्यूम कर रही है। क्या पूछा है? कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज 6000 वैट, और सिंपली वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू, इसी को 1000 मतलब क्या बोल सकते हैं? किलो। सो 6 किलो वैट इज द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक मोटर। समझ में आया? डायरेक्टली हमें वर्क डन नहीं मिल रहा था, बट वर्क डन अभी किसके बराबर हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो उसी को इक्वेट करके हमने पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में, बट यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब एक महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 30 दिनों का, वो कैलकुलेट कीजिए इफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। मतलब हमें क्वेश्चन में कौन से डिवाइसेस कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं वो दिया है। हर एक जो बल्ब है उसके पावर्स दिए हैं, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, है ना, उनके पावर कंजप्शन की वैल्यू दी है, और कितने आवर चल रहे हैं, दैट इज 6 आवर, 8 आवर्स, 6 आवर्स, ये चीज दी है। साथ ही लास्ट में दिया है गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.5 रुपीज पर यूनिट। हमने जब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े तो हमने आपको वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में काउंट करते हैं? किलो वैट आवर। 1 किलो वैट आवर यानी ही होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.5 रुपीज पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट जलेगा तो 2.5 रुपीज खर्च आएगा, बिल आएगा। तो हमें सिंपली यहाँ क्या करना है? हमें यही निकालना है कि कितना किलोवाट आवर की एनर्जी ये पूरे तीनों मिलकर कंज्यूम करते हैं 30 डेज में, है ना। और जो भी आंसर आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाएगा। इसी तरह कैलकुलेशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट होते हैं। तो चलिए फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, फिर से सिर्फ हमें क्या करना है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हमारे ये जो डिवाइसेस है, किस में कन्वर्ट करना है उसको, किलोवाट आवर में, ताकि हमारा जो किलोवाट आवर है इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट होता है, डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन में हम जाते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी कंज्यूम बाय ईच डिवाइसेस निकाल देंगे। सो एनर्जी कंज्यूम बाय एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू, देखिए 2 बल्ब है, एक बल्ब का मतलब 40 वाट उसका पावर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 × 40, ठीक है। कितने आवर्स के लिए जल रहे हैं, 6 आवर के लिए, तो हम यहाँ पे इंटू 6 आवर कर देंगे। अभी हमारा पावर क्या था, वैट में था, और टाइम किस में है, आवर में है, तो वैट आवर में आंसर आएगा, फिर उसको किलो वैट आवर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये किसका कैलकुलेशन हुआ, 2 बल्ब का। उसके बाद 2 ट्यूबलाइट है, बोलता है 2 ट्यूबलाइट ऑफ 50 वैट, सो
प्लस 2 इंटू 50 वैट, और कितने आवर्स के लिए चल रहे 8 आवर्स, सो इंटू 8 कर देंगे, प्लस एक टीवी है जिसका वैट मतलब पावर है 120 वैट, कितने आवर्स के लिए चल रही है बच्चों 6 आवर, इंटू 6। चलो अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, मतलब ये हो जाएगा 80, और 80 इंटू 6 ये हो जाएगा 480 वैट आवर, क्योंकि ये वैट में दिया और टाइम किस में आवर में, इसका आंसर रहेगा 480। ये कितना होगा 2 इंटू 50 दैट इज 100 इंटू 8 मतलब 800, प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 6 दैट इज 72 दैट इज 720, है ना। तीनों का एडिशन कर लेंगे हम 720। सो एडिशन करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, जैसे ये 0 0 0 ये हो गया 0, फिर उसके बाद 2 0 8 मतलब 10 0 कैरी 1 कितना हो जाएगा, फिर 8 और 7 15, 15 और 4 19 प्लस 1 दैट इज 20, दैट इज 2000। किस में आया ये आंसर हमारा वैट आवर में। हमें किस में कैलकुलेशन करना है किलो वैट आवर में। सो यहाँ से 2000 है तो 1000 मतलब क्या होता है बच्चों किलो। सो हम 2000 वैट आवर को ही क्या लिख सकते हैं 2 किलो वैट आवर। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है किस में निकाले, जो कमर्शियल यूनिट होता है 1 किलोवाट मतलब किलोवाट आवर उसमें कैलकुलेशन कर लिए। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जितना 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है तो 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट हमारे यहाँ पर कंज्यूम हो रहे। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल इतना आप पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इतना कैलकुलेशन समझ में आया। हर एक बल्ब मतलब यहाँ पे 2 बल्ब थे तो 2 इंटू 40 कितने आवर्स के लिए चल रहे थे 6 आवर के लिए। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन, ये कितने दिन का कैलकुलेशन है, ये 6 आवर क्या थे एक दिन का, एक दिन में 6 आवर। दूसरा 8 आवर्स किस में एक दिन में, ये सिर्फ हमने एक दिन का कंजप्शन निकाला है, एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं हम। नाउ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे हो गई हमारी 2 किलोवाट आवर। सो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज क्या हो जाएगा 2 किलोवाट आवर इंटू कितने डेज 30। सो ये हो जाएगा 60 किलोवाट आवर। ओके, सो एनर्जी कंज्यूम बाय दीज डिवाइसेस इन 30 डेज 60 किलोवाट आवर हो गया। सो देयरफॉर हमें पूरे महीने का बिल निकालना है। सो जैसे क्वेश्चन में पूछा था इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट, सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 किलोवाट आवर मतलब 60 यूनिट, और 1 यूनिट का खर्चा कितना है 2.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों ये, ऐसे इसको 6 और 6 इंटू 25 मतलब हो जाएगा ये 150। सो ₹150 दिस इज नथिंग बट द रेट और अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 1 मंथ। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है ये भी। क्या कर रहे हैं हमने, सबसे पहले आपको जितने भी डिवाइसेस दिए उनकी एनर्जी एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ये एक दिन का कंजप्शन है 6 आवर 8 आवर्स, उसके हिसाब से हमने एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रहे 2 किलोवाट आवर वो निकाल लिया। किलोवाट आवर में ही निकालना क्योंकि 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट होता है। उसके बाद कितने दिन का बिल निकालना था 30 डेज का, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई किए, मतलब नेट इलेक्ट्रिसिटी 60 किलोवाट आवर कंज्यूम हो रही थी। एक यूनिट के लिए 2.5 रुपीज लग रहे, तो 60 किलोवाट आवर के लिए यानी 60 यूनिट के लिए कितने लगेंगे। सो ₹150 इज द
आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ऑफ फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। ओके, सो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने लगभग 4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। ऐसे ही और कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली यू आर गेटिंग दिस टुडेज न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल थे, बस हमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है और उनके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कोई टफ नहीं होते अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।